चलिए बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके परीक्षा में सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वो सबसे पहले वो विकल्पित प्रश्न है, कह रहे घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा लंबाई होती है। ठीक है, यानी जो घनी क्रिस्टल होते हैं, कह रहे कि उनमें अच्छी दूरियां कोर की लंबाई क्या होती है। देखो हम लोग पढ़े हैं घनी क्रिस्टल में, इसमें पढ़े हैं घनी क्रिस्टल में जो लंबाई होती है A बराबर B बराबर C और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। किसमें? घनी में। अब चेक करो इसमें कहां पर है कि A बराबर B बराबर C, तो पहला ही ऑप्शन है A बराबर B बराबर C। तो हमारे घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां क्या होती हैं? A बराबर B बराबर C होती है। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो पहला होगा A बराबर B बराबर C। अब अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, कितना? 450 ml, भार कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम। और NaOH का जो अणु भार होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है? 40। अब हमसे क्या पूछ रहा है? मोलरता। तो पढ़े मोलरता बराबर W इंटू 1000 बटे M डैश इंटू B। तो मोलरता में W कितना है? 9 गुणित 1000 बटे M डैश कितना है बच्चों? 40 इंटू आयतन कितना है? 450। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। प्यारे बच्चों 9 गुणित 10 बटे 4 गुणित 45, 9 बचे 45, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 2 बटे 4, तो 2 दूनी 4, 1 बटे 2 बराबर 0.5। तो 0.5 मोल प्रति लीटर होगा इसका आंसर। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 0.5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, तो प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो होती है मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। तो चेक करो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स कहां है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, अब अगला जो कह रहा है कि गाटरमान कॉन्क अभिक्रिया देती है, यानी गाटरमान कॉन्क अभिक्रिया क्या बनाती है? तो प्यारे बच्चों गाटरमान कॉन्क अभिक्रिया क्या बनाती है? बेंजल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है? बेंजल्डिहाइड बनाती है। अब प्यारे बच्चों अगला है कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या नहीं देती? तो प्यारे बच्चों कार्बिल अमीन अभिक्रिया जो होती है वो हमारी प्राइमरी अमीन बनाती है। क्या बनाती है? प्राइमरी अमीन। तो देखो ये भी प्राथमिक अमीन है, ये भी प्राथमिक अमीन है और ये भी प्राथमिक अमीन है। तो कह रहा है कि क्या नहीं देती है, जबकि ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया सेकेंडरी अमीन नहीं बनाती है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। वो ये है, कह रहा है कि चलो देखो हमारा अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता? तो देखो हम आपको बता दें कि डीएनए में जो क्षारक होते हैं वो होते हैं AGCT। डीएनए में कौन कौन क्षारक होते हैं? AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये डीएनए में क्षारक होते हैं। तो थायामीन है, साइटोसिन है, यूरेसिल। तो यूरेसिल डीएनए में नहीं होती, जबकि एडेनिन भी होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? यूरेसिल, तीसरा। तो भैया डीएनए में कौन क्षारक नहीं होता? डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए में क्या नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है भैया, तो डीएनए में कौन क्षारक नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता। अब देखिए अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, कह रहा है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबे के कोर की जो लंबाई है वो कितनी है? 3.608 में 10 की घात -8 सेमी। यानी ये क्या है? हमारी A है। कितनी है? 3.608 में 10 घाते -8 सेमी। इसके कोर के साथ FCC क्या है बच्चों? FCC
FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। FCC में परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व कितना है? घनत्व बोले तो D कितना है? 8.92 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो कह रहा है कि ज्ञात किया गया तांबे का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो बच्चों, हम लोग सूत्र पढ़े हैं D बराबर Z इंटू M बटे NA इंटू AQ। ये हम लोग घनत्व का सूत्र पढ़े हैं। तो बच्चों यहाँ D बराबर सूत्र लिखो, D बराबर Z का मान कितना? 4 गुणित M को ही लाना है और NA क्या है? एवोगैड्रो नंबर जिसका मान होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23 बटे AQ का मतलब 3.608 गुणित 10 की घात -8 का होल क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, और D हमारा दिया हुआ है 8.92। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 8.92 बराबर 4 गुणित M बटे NA। तो ये NA है, इसका मान 6.023 गुणित 10 की घात 23 और ये 3.608 का क्यूब। ठीक है, तो 3.608 का क्यूब होगा 46.84 कुछ और गुणित 10 की घात -8 3 24। तो ये प्यारे बच्चों, ये 4 गुणा इधर रहेगा भाग हो जाएगा और ये भाग इधर रहेगा गुणा। 8.92 गुणित 6.023 इंटू 10 टू द पावर, देखो 23 में से 24 जाएगा 10 घात -1 बटे 46.84 बटे 4। ये गुणा करेगा भाग। M बराबर इसको काट दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 गुणित 6.023। अब ये माइनस से कितना जाएगा? तो जाएगा 4.684 और M का मान आ जाएगा, अगर पूरा गुणा करेंगे तो 4 6 24, तो लगभग भैया इसका परमाणु द्रव्यमान जो आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? नियर अबाउट 63 आएगा भैया। ठीक है, कितना आएगा? 63 AMU इसका वैल्यू आ गया। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर है। क्या है? ये हमारा आंसर है इसका 63। ठीक है, तो नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। ये है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ये हमारा क्रिया दिया है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस क्रिया करके Mg प्लस 2 और 2Ag बना रहा है। तो इस सेल के लिए हमें ई सेल के मान की गणना कर ले और हमें ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला ई सेल का। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 OS बाई RS। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये OS है और इसका अपचयन हो रहा है ये RS है। अब देखो अभिक्रिया में क्या हो रहा है? 2 प्लस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो n का मान 2 तो होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन n का मान कितने चार्ज है? प्लस 2 तो 2 इंटू लॉग बेस 10 OS कितना है? 0.130। RS कितना है? 0.00 का स्क्वायर क्योंकि इसके 2 मोल है। ठीक है, हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 और इसका डिवाइड कर दो 0.0 2 दूनी 4 2 9 18 2 5 10 2 5 10 लॉग बेस 10 0.130। हम इसे 10 की घात -3 लिख सकते थे, स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगी ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.02955 इंटू ये -6 ऊपर जाएगी तो +6 हो जाएगी, हो जाएगी लॉग 0.13 इंटू 10 की घात +6। ठीक भैया, ये होगी ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.02955 इंटू, अगर हम इसे 2 जीरो कम करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो लाख 13.02955 इंटू लाख 13 10 की घात 4 क्योंकि इसका 2 जीरो मैंने कम कर दिया है
अब ये हो जाएगा ई सेल बराबर कितना है 3.17 माइनस 0.02955 ये लाग 13×10⁴ तो ये बनेगा log 13 प्लस log 10⁴ हो जाएगा। ये हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.02955 इंटू log 13 का मान प्यारे बच्चों 1.133 और log 10⁴ का मान 4। तो हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.02955 इंटू इसे जोड़ेंगे तो जाएगा 5.133। तो प्यारे बच्चों हम इसका चलते गुणा करते हैं तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस इसका गुणा करेंगे 5वां 25 और 5वां 25 27 और 5वां 45 45 2 47 और 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 4 14 तो जाएगा 0.14775। इसे लेस देन कर दो, इसके पीछे हम 0 0 मान सकते हैं 3.1700 ई सेल बराबर घटाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ 5 है ये भी तो 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 9 में से 7 जाएगा 2 और ये 9 में से 7 जाएगा 2। अब ये हो गया 6 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 2 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 3.0225 वोल्ट। लगभग लिख देना बच्चों, लगभग लिख देना क्योंकि हमने क्या किया हुआ है इसने 1.33 का गुणा नहीं किया हुआ है इसीलिए लगभग में इतना आंसर आएगा। इसका एक्चुअल का जो आंसर आएगा ई सेल का मान वो आएगा 2.96 वोल्ट। अगर हम इसका पूरा गुणा करके घटाएंगे तो आएगा 2.96 वोल्ट, ठीक है। नोट डाउन करो, उसको बताना है। तो प्यारे बच्चों उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उत्प्रेरण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ये हमारा जो अगला सवाल है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें दोष के पहले और दोष के बाद परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न हो। तो इस तरह के दोष को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है। ऐसे दोष जिनमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात दोष के पहले तथा दोष के पश्चात भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है बच्चों? भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह के दोष को
नॉन स्टाइकियोमेट्री, तो इस तरह के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोष है। तो कह रहा है कि चित्रों की सहायता समझाइए। ये दो तरह की होती है, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। एक में धनांक की अधिकता होती है, एक में धनांक की कमी होती है। तो देखो हम इसका फिगर यहाँ बना दे रहे हैं कि धातु अधिकता दोष का फिगर और धातु न्यूनता दोष का फिगर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम देखते हैं कि कौन क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक में धनायन परमाणु अधिक होता है और एक में धनायन परमाणु कमी होती है। ठीक है बड़े भाई, देखो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो हमारा परमाणु धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या जाए, इसमें हो ये जाए प्यारे बच्चों कि इसमें एक धनायन परमाणु एक्स्ट्रा आ जाए और इसको कंप्लीट करने के लिए अंतराकाश स्थान में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। तो इस तरह के दोष को क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और इसे बोलते हैं धातु अधिकता दोष। क्या कहते हैं, धातु अधिकता दोष कहते हैं। और एक होती है धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होता है, इसमें धनायन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, इसमें धनायन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं। जैसे a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक धनायन परमाणु गायब हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरी धनायन परमाणु अत्यधिक चार्जेबल हो जाती है। तो ये हो गई हमारी धातु न्यूनता दोष। ठीक है बच्चों, तो नोट करो। मतलब हैवर विधि से अमोनिया कैसे बनती है। तो प्यारे बच्चों, हैवर विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं हम लोग, Fi और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटीएम के दाब पर हम इसे गर्म करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो हमें बोला है कि विधि लिखिए। तो विधि में क्या बोलेंगे, इसके 1 मोल है और इसके 3 मोल है। और क्या किया जाता है, मोलिब्डेनम और Fe की उपस्थिति में इसे इतना गर्म करके अमोनिया को बनाते हैं। तो लिखेंगे कैसे, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर, 1:3 के अनुपात में लेकर Fi तथा मोलिब्डेनम, Fi तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप, 450 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 एटीएम, 200 एटीएम दाब पर गर्म करके अमोनिया गैस को बनाया जाता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इतनी विधि लिखनी है और ये लिखना है। आपको 2 नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों इन सवालों में, तो नोट करिए जल्दी से समझाएंगे। तो उपसह संयोजन संख्या क्या है प्यारे बच्चों, इसी संकुल यौगिक में CMI को लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो उनकी उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में लिगेंड CMI को जितने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो इनकी इस संख्या को, तो इनकी इस संख्या को
उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल की बात कर लें तो उदाहरण देखिए, जैसे K4FeCN6 में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि Cn एक तंतुर लिगेंड है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक गुण देता है। तो 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉनिक गुण देगा। क्लियर है बड़े भैया? अब कह रहे प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उनके स्वाद, गुण और संरचनाएं क्या हो जाती हैं? आदि में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रोटीन के इस गुण को हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो इनके स्वाद गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, तो इनके इस गुणधर्म को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। क्लियर है बड़े भैया? क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 9 सेकंड तक प्रज्वलित किया गया, तो कैथोड पर विक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यदि हम कॉपर सल्फेट को जल में तोड़ेंगे तो टूटेगी Cu+2 और SO4⁻²। ठीक है, धारा कितना है? 1.0 एम्पीयर। ठीक है, टाइम कितना है? 900 सेकंड। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान प्यारे बच्चों पता है 63 होता है। कितना होता है? 63। और अगर हमें कॉपर के तुल्यांकी भार क्या होगा? तो कॉपर में कितने चार्ज है? +2, तो इसका तुल्यांकी भार जाएगा 63/2। कह रहा है कि कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी W। तो पढ़े W बराबर EIT/96500। तो भैया W बराबर E का मान है 63/2, I का मान 1 और टाइम जो है वो 900 सेकंड है। तो हो गया 96,500। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगी W बराबर 63 × 9 और ये 2 नीचे आएगी गुणित 2, 965। ठीक है बड़े भैया? तो इसे हम काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं 7 से। 7 × 9 = 63 और ये कट गया 7 × 1 = 7, 2 बचा 26, तो 7 × 3 = 21। कितना बचा प्यारे बच्चों? 5, ये हो गया 55। 7 × 56 क्या हो जाएगा? तो भैया 7 × 7 = 49 और बचा कितना? बचा हमारा 6, तो 60 हो गया। 7 × 63 ज्यादा, तो 7 × 56। तो ये आ जाएगा हमारा W का जो मान आएगा बच्चों, जो W का मान आएगा वो आएगा 9×9 = 81/2 × 16 और 2 × 7 = 14, 14 × 1 = 15 और 2 × 3 = 6, 1 = 7 और 2 × 1 = 2। तो W बराबर आ जाएगा 200 में 0, तो कितना हो जाएगा? 800। तो आ जाएगा 0.34 ग्राम। कितना आ जाएगा? 0.34 ग्राम। ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, हमारा आंसर 0.3 ग्राम। तो नोट करो प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव क्या होता है? हम लोग जब कोलाइडी विलयनों में तीव्र प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश किरण क्या होती है? चारों दिशाओं में फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। उस गुण को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी कोलाइडी विलयनों में
तीव्र प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है। तीव्र प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है, ठीक है, गुजारा जाता है। तो प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में, विसरित हो जाती हैं। तो इनके इस गुण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इनके इस गुण को क्या कहते हैं भैया? टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जबकि ब्राउनी गति क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइड के कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं। इनके इस टेढ़े मेढ़े गति को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी विलयनों में कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। तो इनके इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो इनके इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज जिगमुंडी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज जिगमुंडी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था भैया? जिगमुंडी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ओके। नोटेड। चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं इसका समीकरण लिखना है। तो गैब्रियल थैलेमाइड से प्यारे बच्चों हम लोग जो हैं एमीन बनाते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड क्या है? हम लोग प्यारे बच्चों करते क्या हैं? थैलेमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया थैलेमाइड की अभिक्रिया, इसका नाम है थैलेमाइड। थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कील हैलाइड के साथ कराते हैं। इसके साथ कराते हैं प्यारे बच्चों? एल्कील हैलाइड के साथ कराते हैं, RX के साथ। तो ये हमें एन एल्कील थैलेमाइड बना के देती है। क्या बना के देती है प्यारे बच्चों? एन एल्कील थैलेमाइड बना करके देती है। एन एल्कील थैलेमाइड बनती है और HX हैलोजन एसिड बाहर हो जाती है, जिसकी क्रिया हम लोग प्यारे बच्चों कराते हैं वाटर के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों? वाटर के साथ, जल के साथ। तो ये हम लोगों को बना के देती है प्राथमिक एमीन और थैलिक एसिड। क्या बना के देती है? प्राथमिक एमीन और थैलिक एसिड बना के देती है। इस अभिक्रिया का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। हम लोगों से पूछा है प्यारे बच्चों, इसका विधि भी बताना है। तो विधि में यही बोल देना है कि हम लोग करते क्या है? थैलेमाइड का अभिक्रिया एल्कील हैलाइड के साथ कराने पर एन एल्कील थैलेमाइड का निर्माण होता है, ठीक है। एन एल्कील थैलेमाइड को जल के साथ क्रिया कराने पर प्राइमरी एमीन बनती है, जिसे ही क्या बोलते हैं? गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो नोटेट करो भैया। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिमांक और नमन की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि हिमांक और नमन तथा विलय के मोलर निर्माण में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारा हेडिंग होगा हिमांक और नमन। तो हिमांक और नमन क्या है? विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक और नमन कहते हैं, ठीक है। तो किसी विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक, किसी विलायक के हिमांक और
विलयन के हिमान के अंतर को हिमान अवनमन कहते हैं। हिमान अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ बराबर होगा विलायक का हिमान माइनस विलयन का हिमान। ठीक है, विलायक का हिमान माइनस विलयन का हिमान। अब संबंध है, तो संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? संबंध क्या है? संबंध प्यारे बच्चों होती है डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू छोटका डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डैश इंटू बड़का डब्ल्यू। संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो जहां डेल्टा टीएफ जो है वो हिमांक अवनमन है। क्या है? हिमांक अवनमन है। केएफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। और प्यारे बच्चों छोटका डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। छोटका डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। बड़का डब्ल्यू विलायक का भार है। ठीक है, और एम डैश विलेय का मूलर द्रव्यमान है। एम डैश क्या है? विलेय का मूलर द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, तो नोटेट करो। फिर जो देखिए तो कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो बच्चों चलते हैं, हम इकाई की बात करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब इसकी इकाई जो होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। अब इसके लिए व्यंजक बनाना है बच्चों, तो चलते हैं व्यंजक की बात करते हैं। तो मैं माना अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की है। तो ये मैं माना कि ये ए से क्या बनाई बी, और प्रारंभ में शुरुआत में इसकी सांद्रता ए थी तो ये 0 बनेगी। लेकिन जैसे टी समय बीता ये x मोल बनेगी तो इसकी x मोल कम हो जाएगी तो a माइनस एक्स होगी। तो हमारा जो वेग होगा वो होगा dx बाई dt, और सांद्रता बची कितनी हुई है? a माइनस एक्स। और हम पढ़े हैं r बराबर के एक्टिव मास ऑफ a के पावर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर हम लोग चीजों को अप्लाई करते हैं। तुम्हारी वेग क्या है? r dx बाई dt, और k रहेगा। सांद्रता कितनी बची हुई है? a माइनस एक्स। प्यारे बच्चों हम इसे उधर भेजते हैं, dx बटे a माइनस एक्स बराबर के dt। समीकरण नंबर 1 माना, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो जाएगी समाकल dx बटे a माइनस एक्स बराबर के समाकल dt। तो इसका समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स, और ये के t प्लस सी। ये हमने इसको समीकरण नंबर 2 माना। अगर हम प्रारंभ में चलें तो प्रारंभ में जब ये बनी नहीं थी तो x का मान 0 था, और समय जब नहीं बीता होगा तो t का मान 0 था। तो x तथा t का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो जाएगी माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स के x के जगह 0, और ये हो जाएगी t 0 प्लस सी। ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा c बराबर माइनस लॉग बेस e a। ठीक है, अब ये c का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में।
C का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखे होंगे, हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स के टी और ये माइनस लॉग बेस ई ए। ये माइनस ए इधर आएगी, क्या हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगी लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो होगी बच्चों ये log m माइनस log m, तो log m बटे m हो जाएगी log बेस e a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं log बेस e बराबर जो होता है वो 2.303 log बेस 10 होती है। ये हो जाएगी 2.303 log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स बराबर के टी। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे के log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा इसका व्यंजक। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतःसंचरण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलक्षणिक ग्रुप को लिखिए। तो चलते हैं हम इनका पहला हेडिंग बनाते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे बच्चों इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है NS2, ठीक है, N-1D, ठीक है, 1D 1 to 10 यानी 1 से 10 और NS 0 to 2 होता है। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है N-1D 1 to 10 और NS 0 to 2 होता है। ठीक है, और इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या है कि प्यारे बच्चों ये सभी सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सामान्यतः संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये सभी ठोस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ठोस होते हैं। और प्यारे बच्चों और क्या पूछा है, और इनके बाह्यतम 2 कोष और इनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। ठीक है, ये इनके क्या हैं, ये इनके लक्षण हैं। वैसे इनके लक्षण तो बहुत सारे हैं। ठीक है बड़े भैया, तो ये इतना नोट। तो चलते हैं भैया, हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि उप सहसंयोजन के संदर्भ में संयोजकता बंध सिद्धांत लिखिए। तो संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन लिनियस तथा पॉली नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सिद्धांत किसी संकुल यौगिक के संरचना और उसके चुंबकीय गुणधर्म की व्याख्या करती है। इसके निम्नलिखित बिंदु है बच्चों, क्या है, पहला सर्वप्रथम जो हमारा CMI होता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होती है वो अपनी आक्सीकरण अवस्था के अनुसार, यानी उसकी जितनी आक्सीकरण अवस्था होती है उसके अनुसार वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर देता है, पहले धनायन बनाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें CMI के पास लिगेंड को इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, जो हमारा लिगेंड होता है वो CMI के साथ जुड़ता है, तो CMI के पास लिगेंड को जोड़ने के लिए रिक्त sp_d कक्षक उपलब्ध होते हैं। यानी हमारा लिगेंड जहां आकर CMI से जुड़ेगा वो कक्षक खाली होते हैं, वो कौन होते हैं, sp_d कक्षक होते हैं। अगला कहता है कि यह रिक्त कक्षक आपस में मिलकर संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। यानी ये कक्षक आपस में जब मिलते हैं तो एक संकरित कक्षक बनता है जिससे ज्यामिति का निर्धारण होता है। यानी जब एक s और 3p कक्षक मिलते हैं तो sp3 संकट बनती है और उसकी संरचना चतुष्फलकी हो जाती है। और यदि एक d एक s और 2p कक्षक बनती है तो उसकी आकृति वर्गाकार समतली होती है। और एक s 3p और 2d कक्षक बनते हैं उसकी आकृति अष्टफलकी होती है। आगे कहता है यदि CMI के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संकुल अनुचुंबकीय होता है। यानी CMI के पास यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जोड़े इलेक्ट्रॉन ना हो
तो संकुल कैसा होगा? अनचुंबकीय होगा। तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसका गुणधर्म कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। अब कह रहा है कि यदि n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अंतः संरचना होती है, तथा nd कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बाह्य संरचना होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, समझो आया हुआ सवाल है ये भी हमारा सवाल है। करेंगे क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का समीकरण तथा क्लोरीन से NaOCl NaClO3 तथा CaOCl2 बनाने का समीकरण देना है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन से हमें डीकन विधि से हमें क्या बनाना है? क्लोरीन गैस। तो डीकन विधि से कैसे क्लोरीन बनती है बच्चों? डीकन विधि में क्या होता है कि हम लोग HCl को नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में MnO2 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्लोरीन से NaOCl, जब हम लोग क्लोरीन की क्रिया NaOH के तनु विलयन के साथ कराते हैं तो ये हमें NaCl प्लस NaClO प्लस जल का निर्माण करती है। यहाँ दो का गुणा कर दोगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्लोरीन से NaClO3, यदि हम क्लोरीन की क्रिया NaOH के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो ये हमें NaClO प्लस NaCl प्लस जल का निर्माण करती है। यहाँ 6 का गुणा कर दो, यहाँ 5 का, ठीक है। अब यहाँ 3 का गुणा कर दो, हाइड्रोजन हो गई 3, तो यहाँ 3 का 3 दूनी 6, रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। और कह रहे हैं कि क्लोरीन से CaOCl2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CaOCl2 प्लस जल का निर्माण होता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था सवाल और ये आपके बोर्ड का एकदम 100% आने वाला सवाल है प्यारे बच्चों, नोट करो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जिनान के 3 फ्लोराइड तथा 2 ऑक्सीफ्लोराइड बनाने का समीकरण लिखिए। ये जब हम जिनान की क्रिया फ्लोरीन गैस के साथ 673 केल्विन और 1 बार के ताप पर करते हैं तो क्या बनाती है? हमें HCl2 बना के देती है जिनान डाइफ्लोराइड। और यदि प्यारे बच्चों को क्या करें, जिनान की क्रिया फ्लोरीन के साथ कराएं 873 केल्विन और 7 बार पर तो वो जिनान टेट्राफ्लोराइड बनाती है। और यदि जिनान की क्रिया फ्लोरीन के साथ कराएं 573 केल्विन और लगभग 60 से 70 बार ताप पे कराते हैं तो जिनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करती है। यदि हम लोग जिनान की क्रिया डाइफ्लोरीन ऑक्साइड के साथ कराते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज परिस्थिति में तो वो जिनान ऑक्सीडाइफ्लोराइड बनाती है। और यदि जिनान टेट्राफ्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड का निर्माण करती है और HF का बनाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड को बनाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में अच्छा अंक दिला के जाएगा। कह रहे कि टिप्पणी लिखी है उल्टा अपक्रिया, उल्टा फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया पर। तो उल्टा अपक्रिया में क्या होता है? उल्टा अपक्रिया में क्या होता है कि जब हम लोग 2 मोल एल्कील हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वो हमें एल्केन का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एल्केन का निर्माण करती है। तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उर्टज अपक्रिया कहते हैं। तो टिप्पणी लिखना है हिंदी में, जब 2 मोल एल्कील हैलाइड की अपक्रिया, जब 2 मोल एल्कील हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं, उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बड़े भैया। अब क्या है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया? क्या है? हम लोग जब 1 मोल एल्कील हैलाइड की क्रिया जो है 1 मोल एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं, इसके साथ कराते हैं 1 मोल एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ये हमें एल्कील बेंजीन का निर्माण करती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे क्या?
जब एक मोल एल्कील हैलाइड, जब एक मोल एल्कील हैलाइड तथा एक मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, एक मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है, तो एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को उल्टज फिटिंग कहते हैं, उल्टज फिटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिटिंग में क्या होता है कि जब हम लोग 2 मोल एरिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोगों को बाइफेनिल यानी डाइबेंजीन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बाइफेनिल है। इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें दोनों मोल क्या होंगे, एरिल है। ठीक है, कर दीजिए टॉयलेट परीक्षण, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कॉक रिएक्शन और स्टीफन अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया। तो टॉलन का जैसे में अगर एल्डिहाइड का हम लोग टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है और हम लोगों को रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण। यानी कोई भी एल्डिहाइड होगी अगर हम उसे Ag2O के साथ क्रिया कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगी और रजत दर्पण का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि गाटरमान कॉक रिएक्शन, तो गाटरमान में क्या होता है कि यदि हम बेंजीन की क्रिया, ठीक है, HCl और ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली क्या मिलती है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, इस अभिक्रिया को हम गाटरमान कॉक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग टॉलुइन का रिएक्शन, इसका रिएक्शन टॉलुइन का रिएक्शन CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाती है, CHO का होल ट्वाइस, क्योंकि इसके 2 मोल। जैसे ही जल के साथ क्रिया कराते हैं वैसे ही हमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है बड़े भैया, वैसे ही हमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। CrOH का होल ट्वाइस Cl2 के 2 मोल बनते हैं। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, यदि हम लोग क्या कर दें, किसी भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अपचयन करा दें PdCl2 या CdCl2 की उपस्थिति में तो ये हम लोगों को एल्डिहाइड बना करके देती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। स्टीफन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एल्कील साइनाइड की अभिक्रिया का अपचयन कराते हैं तो ये हमको क्या बना के देती है, CH डबल बॉन्ड NH, और जैसे ही इसकी क्रिया हम लोग जल के साथ कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसके साथ कराते हैं बच्चों, जल के साथ कराते हैं तो ये हम लोगों को प्यारे बच्चों क्या बना के देती है, एल्डिहाइड बना करके देती है और अमोनिया गैस निकल जाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सबका रिएक्शन है।